फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें हम गुप्त काल को पढ़ेंगे। कल हमने सातवाहन वंश, शुंग वंश, इन सबको पढ़ा था। आज गुप्त काल से पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गुप्त काल। तो मध्य प्रदेश में गुप्त काल का टाइम पीरियड कितना था? 240 से 590 ईस्वी तक ये चला है गुप्त काल। तो गुप्त काल से संबंधित कुछ प्रमुख शासक देखेंगे। समुद्रगुप्त, संस्थापक तो श्रीगुप्त हैं, लेकिन कुछ प्रमुख शासक देखने हैं इम्पोर्टेंट वाले। तो समुद्रगुप्त इम्पोर्टेंट हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, इस तरीके से कुछ शासक रहे हैं। गुप्त काल की नगर देखेंगे। स्वभोग नगर, स्वभोग नगर किसको बोला जाता था? एरण को। ठीक है। अवंती, उज्जैन, दसपुर, मंदसौर और अनूप निमाड़ को। ठीक है। गुप्त काल के कुछ अभिलेख हैं, जिसमें से मंदसौर अभिलेख कहाँ पे है? मंदसौर में ही है। सांची अभिलेख जो है रायसेन में है। ठीक है। तुमैन अभिलेख जो है अशोकनगर में है। शूपिया है रीवा का, और एरण अभिलेख जो है वो सागर में है। ठीक है। इनकी डिटेल हम अभी पढ़ेंगे। गुप्त काल के कुछ मंदिर हैं, जिसमें नाचना कुठार का पार्वती मंदिर है, ये पन्ना में है। एरण का विष्णु मंदिर है, सागर में है ये। भूमरा का शिव मंदिर जो है सतना का है, और तिगवा का है विष्णु मंदिर, जो कि कटनी में है। ठीक है। इस तरीके से मंदिर आएंगे गुप्त काल के। तो ये ब्रीफ हो गया गुप्त काल का। अब डिटेल देखते हैं हम। गुप्त काल के प्रमुख शासक देखते हैं। तो गुप्त काल के शासकों में संस्थापक कौन है? सबसे पहले संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है। लेकिन घटोत्कच भी कहीं कहीं मिलता है कि संस्थापक था। तो ये कहाँ मिलता है? इसके साक्ष्य मिलती हैं सूपिया अभिलेख, जो कि रीवा से प्राप्त होता है। सूपिया अभिलेख में जानकारी मिलती है कि घटोत्कच जो था वो गुप्त वंश का क्या था? संस्थापक था। ठीक है। तो घटोत्कच को गुप्त वंश का संस्थापक माना गया। सूपिया अभिलेख जो कि रीवा का था वहाँ से, और गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है इसमें। ठीक है। तो ये दोनों याद रखना। संस्थापक हो गए श्रीगुप्त। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। प्रमुख शासक थे ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था, इनके बारे में जानकारी के साक्ष्य जो हैं, इनके दरबारी हरिसेन था, उनके द्वारा प्रयाग स्तंभ लेख जो है उसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। उनके सिक्कों के साक्ष्य जो हैं अवंती, एरण और अनूप क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। ठीक है। समुद्रगुप्त के समय एरण को किस नाम से जाना जाता था? स्वभोग नगर के नाम से एरण को जाना जाता था। एरण कहाँ है? सागर जिले में। ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण का अभियान किया था। तो वाकाटक वंश का शासक था रुद्रसेन। यहाँ लिख देते हैं आपको, रुद्रसेन। ठीक है। रुद्रसेन उस टाइम पे शासक था जब इन्होंने दक्षिण का अभियान किया था। उसके बाद इन्होंने विदिशा के शासक जो थे श्रीधर वर्मन, विदिशा के शासक थे श्रीधर वर्मन, उनको इन्होंने पराजित किया था। ठीक है। विदिशा के शासक थे श्रीधर वर्मन, उनको इन्होंने पराजित किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने श्रीधर वर्मन को पराजित किया। उसके बाद आभीर वंश के शासक थे, तो उनको भी इन्होंने हराया था। आभीर वंश के शासकों को भी हराया था। प्रमुख शासक थे ये समुद्रगुप्त। ठीक है। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो अपन ने देख लिया है कि अवंती से मिले हैं, एरण से मिले हैं, और अनूप क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। एरण में इन्होंने स्मारक का निर्माण भी करवाया था। ठीक है। इस तरीके से समुद्रगुप्त कंप्लीट हो जाते हैं। भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता था। इनका दरबारी था कौन? हरिसेन। उसका प्रयाग स्तंभ लेख, यहाँ से इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इनकी उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। और इन्होंने उपाधि कब धारण की थी? जब शक शासक था रुद्रसिंह तृतीय, इसको इन्होंने हराया था। शक शासक था रुद्रसिंह तृतीय, इनको हराकर इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य।
ठीक है। तो इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी थी उज्जैनी और इनके नवरत्न थे। ठीक है, दरबारी थे ये, तो ये नवरत्न रखते थे। ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पे आया था फाहान। फाहान जो आया था वो मालवा क्षेत्र में यात्रा की इसने, और मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। किसने कहा था? फाहान ने कहा था। और किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पे। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत भी चलाया था 157 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। इस तरीके से विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी हर चीज़ करनी है। विक्रम संवत 157 ईस्वी पूर्व में चलाया। इन्होंने एक सक्रा शासक थे रुद्र सिंह तृतीय, इनको हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। फान आए थे इनके टाइम पे। मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा इन्होंने। इनके बारे में एक उदयगिरी अभिलेख है, उदयगिरी अभिलेख, ये लिख लेना, उदयगिरी अभिलेख। तो ये उदयगिरी अभिलेख जो है इनके सेनापति हैं वीरसेन। वीरसेन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। उसके बाद राजधानी इनकी उज्जैन हो ही गई थी। इनके नवरत्न याद करने हैं। कौन कौन हैं? कालिदास हैं, बैताल भट्ट हैं, बारामीर हैं, धन्वंतरी, अमर सिंह, बरुचि, घटकर, छपड़क और शंकु हैं। ठीक है। बैताल भट्ट की एक रचना है, कौन सी है? सिंहासन बत्तीसी। ठीक है, ये लिख लेना, सिंहासन बत्तीसी। ये किसकी है? बैताल भट्ट की रचना है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम रामगुप्त। तो रामगुप्त के बारे में दुर्जनपुर अभिलेख है। रामगुप्त जो थे ना, इनके बारे में दुर्जनपुर अभिलेख में विदिशा से है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? रामगुप्त के बारे में। ठीक है। दुर्जनपुर अभिलेख किससे संबंधित है? तो रामगुप्त से संबंधित है। रामगुप्त की जानकारी देता है और कहाँ पे है? तो विदिशा में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन से आते हैं। कुमारगुप्त हैं। कुमारगुप्त जो हैं इनकी जानकारी मिलती है हमें मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख को दसपुर अभिलेख भी बोला जाता था, मंदसौर में ये है। ठीक है। और कुमारगुप्त के बारे में एक और अभिलेख है, तुमेन अभिलेख। तुमेन अभिलेख है जो कि कहाँ है? अशोकनगर में स्थित है। तो ये अशोकनगर में तुमेन अभिलेख और मंदसौर अभिलेख, ये दोनों किसके बारे में जानकारी देते हैं? कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, याद करना है ये। उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो शासनकाल रहा है वो सबसे ज़्यादा हूण आक्रमण के लिए प्रसिद्ध रहा है। इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा हूण आक्रमण हुए थे। किसके टाइम पे? स्कंदगुप्त के टाइम पे। तो स्कंदगुप्त के शासन और गुप्तों की वंशावलियों की जानकारी मिलती है रीवा के सूपिया अभिलेख से। स्कंदगुप्त की जानकारी कहाँ से मिलती है? रीवा के सूपिया अभिलेख से। ठीक है। और हूण आक्रमण के बारे में कौन बताता है? तो मैन अभिलेख जो है अशोकनगर का, वो स्कंदगुप्त के समय सबसे ज़्यादा हूण आक्रमण हुए इसकी जानकारी देता है। तो इसमें स्कंदगुप्त में एक और लिख लेना, एक तो रीवा का सूपिया अभिलेख है, दूसरा क्या है? एक और है तो मैन अभिलेख। तो मैन अभिलेख क्या बताता है अशोकनगर का? कि स्कंदगुप्त के समय सबसे ज़्यादा हूण आक्रमण हुआ है। ठीक है। तोरमाण का विवरण देता है ये। ठीक है। हूण आक्रमणकारी था तोरमाण, उसके बारे में ये जानकारी देता है। कौन सा अभिलेख? तुमेन अभिलेख। उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त के बाद कौन है? तो भानुगुप्त आते हैं। भानुगुप्त जो थे, भानुगुप्त के शासन के टाइम पे किसका आक्रमण हुआ? हूण आक्रमण हुआ। ठीक है। हूण आक्रमण हुआ जिसके बारे में जानकारी मिलती है तोरमाण। तोरमाण जो था ना, तोरमाण अभिलेख एरण में है, उससे ये जानकारी मिलती है। एरण में ये अभिलेख है, तोरमाण अभिलेख कहाँ है? तो एरण में है। ठीक है। यहाँ से ये जानकारी मिलती है कि भानुगुप्त के समय हूण आक्रमण हुआ। ठीक है। हूण आक्रमण के समय सेनापति थे, भानुगुप्त के सेनापति कौन थे? गोपराज। ठीक है। गोपराज थे। ये आक्रमण में मारे गए थे और इनकी पत्नी थी,
इनकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य मिलते हैं हमें ऐरण से। तो ये सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? ऐरण से मिलता है। भानुगुप्त इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनकी जो सेनापति थे, कौन थे सेनापति? गोपराज थे। इनके मरने का साक्ष्य और उनकी पत्नी, जो पत्नी थी इनकी, उनके सती होने का पहला साक्ष्य मिलता है हमें। कहाँ से मिलता है? ऐरण से प्राप्त होता है। इसलिए भानुगुप्त बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐरण का सागर अभिलेख, सागर का ऐरण अभिलेख इम्पोर्टेंट है, सती प्रथा की प्रथम जानकारी देता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं गुप्त काल की गुफाएं। इस तरीके से हो गए आपके, कौन कौन से हो गए ये? तो श्रीगुप्त पहला संस्थापक हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य हो गया, फिर इम्पोर्टेंट करना है तो रामगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया और भानुगुप्त हो गया। ठीक है, गुप्त काल के ये प्रमुख शासक हो गए। उसके बाद आती हैं गुप्त काल की गुफाएं। तो गुफाओं में हम देखेंगे उदयगिरी की गुफा जो है, 2 गुफाओं की जानकारी मिलती है गुप्त काल में। एक तो है उदयगिरी की गुफा, ठीक है, जो कि कहाँ है? विदिशा में है। और इनकी कुल संख्या कितनी है? गुफाओं की संख्या है 20। ठीक है, कुल गुफाएं हैं 20। और गुफा का निर्माण जो हुआ था रामगुप्त के टाइम पे हुआ था पहली गुफा का। तो ठीक है, ये नहीं करना। उदयगिरी की गुफा कहाँ हो गई? विदिशा में हो गई। उदयगिरी की गुफा कहाँ हो गई? विदिशा में। अब बाघ की गुफाएं आएंगी तो बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? धार जिले में है। बाघ नदी के किनारे हैं। ठीक है, और खोज किसने की थी? तो 1818 में डोंगरफील्ड ने इनकी खोज की थी। और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 9 और 5 जो है वो अभी सुरक्षित हैं, बाकी और विध्वंस हो गया है इनका। तो बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? धार जिले में हैं। बाघ नदी के किनारे हैं। खोज हुई थी 1818 में डोंगरफील्ड के द्वारा। और इनकी संख्या कितनी है? बाकी गुफाओं की संख्या है 9, 5 अभी सुरक्षित बची हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 गुफाएं देख ली हैं हमने गुप्त काल में। अब गुप्त काल के कुछ अभिलेख आएंगे जिसमें मंदसौर अभिलेख सबसे पहला अभिलेख है। ये पहला विज्ञापन है विश्व में पे पूरे विश्व का यह पहला विज्ञापन माना जाता है, मंदसौर अभिलेख, जिसको दसपुर शिलालेख भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी मिलती है। रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी मिलती है और सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है। सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। विक्रम तिथि इसमें उल्लेखित है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख में जो है विक्रम तिथि उल्लेखित है। और दसपुर अभिलेख इसको बोलते हैं। इसकी रचना किसने की थी? बस भट्टी ने की थी। तो ये रचनाकार इसकी याद करना है। दसपुर अभिलेख की रचना किसने की थी? बस भट्टी ने की थी और ये संस्कृत में की थी। ठीक है, और शासक किसके टाइम पे की थी? शासक थे कुमारगुप्त द्वितीय। ठीक है, इस तरीके से मंदसौर अभिलेख हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको दसपुर अभिलेख बोलते हैं। सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी और रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं सांची अभिलेख है। सांची अभिलेख जो है वो गुप्त संवत 131 से 450 ईस्वी का है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं करना है इसको। लेकिन एक बौद्ध उपासक थे, उनकी पत्नी थी हरस्वामिनी द्वारा सांची में जो ये था संघ, उसको आर्य संघ को दान दिए जाने के बारे में उल्लेख मिलता है इसका। तो सांची अभिलेख में बौद्ध उपासक थे, उनकी पत्नी हरस्वामिनी का सांची में जो कांकड़ाएं स्तूप था उसमें स्थित आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है सांची अभिलेख से। ठीक है, तो ये याद करना है। सांची अभिलेख कहाँ है? रायसेन में। ठीक है, अब तुमैन अभिलेख देखते हैं। तुमैन अभिलेख जो है अशोकनगर में है, जिसके बारे में राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति इसमें बताया गया है। इम्पोर्टेंट है ये। कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी देता है। कुमारगुप्त प्रथम के शासन के बारे में जानकारी देता है। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य की बागडोर जो है वो स्कंदगुप्त के हाथों में आने का उल्लेख बताता है तुमैन अभिलेख। ठीक है, तो तुमैन अभिलेख में कौन कौन से राजा के बारे में बताया गया? एक तो कुमारगुप्त के शासन के बारे में जानकारी, दूसरा फिर कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी।
ठीक है। नेक्स्ट है सूपिया अभिलेख जो कि रीवा जिले में है। सूपिया अभिलेख रीवा जिले में है। ठीक है। इसमें गुप्तों की वंशावली जो है घटोत्कच के नाम से मिलती है, इसलिए इस वंश को घटोत्कच वंश भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऐरण अभिलेख, तो सागर जिले में है ये। भारत में हूणों के जानकारी के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तोरमाण का विवरण मिलता है, हूण आक्रमणकारी था जिसके बारे में। ठीक है। और सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि जो गोपराज था उसकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य सबसे पहले ऐरण अभिलेख से मिलते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये गुप्त काल के कुछ अभिलेख हो गए, याद करने इनको बहुत अच्छे से। उसके बाद आते हैं गुप्त काल के मंदिर। तो गुप्त काल में तिगवा का विष्णु मंदिर है जो कि कटनी में है, याद करना है। तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी। ऐरण का विष्णु मंदिर जो है वो सागर में है। बारह मूर्ति यहाँ से मिली है। भगवान विष्णु की बराह मूर्ति का अभिलेख मिला है, जिसमें हूण आक्रमणकारी है तोरमान, जिसका विवरण मिलता है। ठीक है। ये हम पढ़ के आए। ऐरण का विष्णु मंदिर सागर। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, तो ये किसका है? पार्वती मैया का है। और ना से नाचना, नास पन्ना में ये है। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर कहाँ है? पन्ना में है। ठीक है। फिर आते हैं भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा तो पता था कि ये कहाँ है? सतना में है। एक मुखी शिवलिंग का ये मंदिर है। ठीक है। इस तरीके से ये गुप्त काल के कुछ मंदिर हो गए। नाचना कुठार, भूमरा का शिव मंदिर, ऐरण का विष्णु मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम गुप्त काल के कुछ अभिलेख। इसमें गुर्जराम, दतिया, अशोक का नाम मिलता है इधर से। सूपिया अभिलेख जो है यहाँ ये रीवा जिले में है। रीवा जिले में है और गुप्त शासकों की वंशावली मिलती, घटोत्कच नाम मिला है यहाँ से। फिर रूपनाथ और कारीतला ये अभिलेख जी दोनों कटनी में हैं। ठीक है। ऐरण जो है वो सती प्रथा के पहले साक्ष्य देता है, ये सागर में है और सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। मंदसौर और रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी देते हैं, इनकी लोकेशन याद करनी है, इसलिए ये मैप बनाया हुआ है। कसरावत जो खरगोन का अभिलेख था। ठीक है। इस तरीके से कुछ अभिलेख हो गए जो गुप्त काल और मौर्य काल दोनों के ही हैं। इस तरीके से हमारा गुप्त काल कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम गुप्त काल में उत्तर गुप्त काल को देखेंगे। ठीक है। गुप्तोत्तर काल जो है उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रकूट आते हैं, पुष्पभूति वंश आता है, चालुक्य वंश आएगा, मैत्रक, मोखरी और शैल वंश आते हैं। तो ये हम एक ब्रीफ दे देती हूँ बस आपको राष्ट्रकूट वंश के बारे में, कि इसकी दो शाखाएँ थी, अमरावती और मान्यखेत शाखा। तो अमरावती जो थी ये मेन है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में थी। बैतूल शाखा जिसकी राजधानी थी अचलपुर। ठीक है। बैतूल छिंदवाड़ा ये अमरावती वाला इलाका था, वहाँ पर थी। और फिर मान्यखेत शाखा थी जो कि कर्नाटक में थी। इसके शासक भी आते हैं, इनका अलग अलग वर्गीकरण है, तो हम इनको कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम गुप्त उत्तर काल जो है उसको पूरा कल कंप्लीट कर लेंगे। आज इस गुप्त काल को कंप्लीट कर लेना। और इंडियन हिस्ट्री से हम आज इंडियन हिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें वेदों तक कंप्लीट कर लेना। भारतवर्ष वेदों तक आप कंप्लीट कर लेना, ये होमवर्क है। और उसकी पीडीएफ भी मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ, MPPSC वाले ग्रुप पे, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से जाके आप उसकी लिंक देख लेना। उसके नोट्स भी डाल रखे हैं और ये हैंड रिटन नोट्स भी डाल दूँगी, तो ये भी आप ग्रुप से देख लेना। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। होमवर्क को कंप्लीट कर लेना। थैंक यू सो मच।